स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल साइंस बाय अनिल सर पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपवर्तन के बारे में। इससे पीछे के जो वीडियो थे वहाँ हमने परावर्तन को कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में हम देखते हैं अपवर्तन क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अपवर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे यहाँ हम ये दो माध्यम लें। एक माध्यम है ये जल, ये जो मैं बना रहा हूं ये जल है, तथा दूसरा माध्यम है वायु। अब जब प्रकाश की किरण यहाँ इस वायु से चलकर आएगी और जैसे ही ये यहाँ इस जल में प्रवेश करेगी, ये जल और वायु को अलग करने वाला ये पृथक्कारी पृष्ठ है, जहाँ से इसके ऊपर वायु है और यहाँ से नीचे जल है। जैसे ही प्रकाश की किरण वायु से इस जल में प्रवेश करेगी तो किरण को जाना तो चाहिए इस प्रकार से ये सीधी, लेकिन ये सीधी नहीं जाती और अपने पथ से विचलित हो जाती है। सीधी न जाकर ये इस दिशा में जाती है। यहाँ अभिलंब खींच देते हैं, ये है अभिलंब। अर्थात कहने का मतलब ये है, जब प्रकाश की किरण वायु से चल के जल में आ रही है तो ये अपने पथ से विचलित हो रही है, सीधी नहीं जा रही और ये अभिलंब की तरफ झुक रही है। इसी प्रकार दूसरा देखें, इसका विपरीत लेते हैं। ये जल है, जल से कोई किरण आ रही है, ये जल, इसके ऊपर है ये वायु, वायु और जल। अब जल से चल के कोई प्रकाश की किरण आ रही है, जल में वो सीधी चल रही है। जैसे ये किरण यहाँ से वायु में प्रवेश करेगी तो इस प्रकार ये इसकी सीधी दिशा थी कि इसको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये सीधी नहीं जाती और यहाँ से भी ये अपने पथ से विचलित हो जाती है और इस दिशा में जाती है। यहाँ पृथक्कारी जो पृष्ठ है, यहाँ ये अभिलंब खींच देते हैं। इसी घटना को कहा जाता है अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह पृथक्कारी पृष्ठ पर अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को अपवर्तन कहा जाता है। अब अपवर्तन का कारण देखें कि किरण अपने पथ से विचलित हो रही है, उस घटना को अपवर्तन कह रहे हैं। अपवर्तन का कारण क्या है? यहाँ वायु से चल के किरण यहाँ तक वायु है, यहाँ से यहाँ तक किरण सीधी आ रही है, उसमें दिशा में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो रहा। आगे हम जब जल में देखते हैं तो जल में भी किरण सीधी जा रही है, उसके भी मार्ग में कोई यहाँ भटकाव या विचलन नहीं होता। लेकिन फिर यहीं पे क्यों होता है कि जैसे ही वो वायु से जल में आई या जल से जैसे ही वायु में प्रवेश करती है, इस पृथक्कारी पृष्ठ पर ही किरण अपने पथ से विचलित क्यों होती है? तो इसका जवाब ये है कि जब प्रकाश की किरण यहाँ वायु से जल में प्रवेश करेगी तो उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है। वेग में परिवर्तन होता है और किरण के वेग में परिवर्तन ही अपवर्तन का कारण है। छोटा सा प्रश्न है, अपवर्तन का क्या कारण है? उसका जवाब हो जाएगा प्रकाश के वेग में परिवर्तन ही अपवर्तन का कारण है। अब अपवर्तन के कुछ उदाहरण देखें। उदाहरण क्या है कि अपवर्तन से कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिलती हैं? तो अपवर्तन के कारण पानी के अंदर हम किसी पेंसिल को डुबाएं और आधी को बाहर रखें तो वो पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। अपवर्तन के कारण ही पानी की जो टंकी होती है उस टंकी का पैंदा है थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अपवर्तन के कारण ही अंतरिक्ष में जो तारे हैं अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़े ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इनमें जो किरण है वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। क्योंकि जैसे ही एक माध्यम से किरण दूसरे माध्यम में आएगी तो उसके वेग में परिवर्तन होता है और वेग में परिवर्तन के कारण किरण अपने पथ से विचलित होती है। इसी घटना को कहा जाता है अपवर्तन। दूसरी बात यहाँ ये देखें, जब प्रकाश की किरण
वायु से चलकर जल में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुकती है, क्योंकि वायु से जैसे ही जल में आएगी, वायु की तुलना में जल है वो सघन माध्यम है, इस कारण किरण के वेग में कमी आती है। तो पहली बात ये याद रखनी है, जब किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है, झुक जाती है क्योंकि वायु की तुलना में जल सघन माध्यम है, वायु की तुलना में जल सघन माध्यम है, इस कारण प्रकाश किरण के वेग में कमी आती है, प्रकाश किरण के वेग में कमी आती है। तो जब किरण वायु से चल के जल में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, क्योंकि उसका वेग कम हो जाता है। इसका उल्टा है ये दूसरा जो इधर दिखा रखा है कि जब किरण जल से चल के वायु में आएगी तो जैसे ही जल से वायु में जाएगी, जल की तुलना में वायु है वो विरल माध्यम है, इस कारण किरण का वेग बढ़ेगा। किरण का वेग बढ़ता है तो किरण यहाँ पर भी सीधी नहीं जाएगी और अभिलंब से वो दूर हट जाती है। तो इसका उल्टा यहाँ हम ये कह सकते हैं, जब किरण जल से वायु में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है, क्योंकि जल की तुलना में वायु है वो विरल माध्यम है, इस कारण किरण के वेग में कमी आती है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब किरण जल से वायु में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है, क्योंकि जल की तुलना में वायु विरल माध्यम है, इस कारण किरण के वेग में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि होती है। ये हो गया दूसरी बात। अब हम इससे आगे की ये बात करें कि अपवर्तन का प्रायोगिक सत्यापन कैसे किया जाता है। यहाँ से परीक्षा में हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन का प्रायोगिक सत्यापन कीजिए या कांच की स्लेब से प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए। प्रकाश के अपवर्तन को समझाने के लिए हम इस प्रकार से एक कांच की आयताकार स्लेब लेते हैं। ये कांच की एक आयताकार स्लेब लेते हैं और इसका नामकरण ABCD के रूप में करते हैं। इसका नामकरण ये इस प्रकार से ABCD। कांच की स्लेब से प्रकाश के अपवर्तन का प्रायोगिक सत्यापन कहें या अपवर्तन के नियमों का प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए स्लेब ले ली। इस स्लेब का जो फलक AB है, स्लेब के फलक AB की तरफ यहाँ हम दो आलपिनें लगाते हैं। जैसे इनका नामकरण कर दें, ये आलपिन है P और दूसरी आलपिन है Q। स्लेब के फलक AB की तरफ दो आलपिनें P व Q लगा देते हैं। फिर स्लेब के फलक CD से देखते हैं और यहाँ से देखने पर इन आलपिनों के प्रतिबिंब जहाँ नजर आएंगे वहाँ पे दो आलपिनें और लगा दी जाती हैं। जैसे यहाँ पे इस प्रकार से ये दो आलपिनें लगा दी, जहाँ पिन P का प्रतिबिंब नजर आ रहा है वहाँ एक और आलपिन लगा दी R, और जहाँ Q का प्रतिबिंब नजर आ रहा था वहाँ एक और आलपिन S लगा दी जाती है। इस प्रकार से ये आलपिनें लगा दी। अब इस जो स्लेब थी, पेंसिल की सहायता से इसकी सीमा रेखा खींच लेते हैं और स्लेब को हटा देते हैं।
इसी प्रकार इन आलपिनों को निकाल लेते हैं और यहाँ एक रेखा खींचकर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये रेखा स्लेब के फलक AB को मान लें इस बिंदु पे काट रही है। जहाँ ये काटती है वहाँ अभिलंब खींच देते हैं। इसी प्रकार इन दोनों आलपिनों को भी हटाया जाता है और यहाँ से इस रेखा को आगे बढ़ा दिया जाता है जो इन दोनों आलपिनों से होती हुई गुजर रही है। इसको इस प्रकार से यहाँ आगे बढ़ा दिया और ये फलक CD को जिस बिंदु पे काटती है वहाँ पर अभिलंब खींच देते हैं। यहाँ इस बिंदु को मान ले O डैश और यहाँ इस बिंदु को मान लेते हैं O। ये अभिलंब है M डैश। इसी प्रकार इसको ले ले N डैश, ये इसका नामकरण कर दिया। इसी प्रकार O और O डैश को भी आपस में मिला दिया जाता है। अब यहाँ आप देख सकते हो किरण यहाँ से चल के आ रही है। ये है वायु, ये कांच है, कांच की स्लेब कांच, और यहाँ ये है वायु। अब किरण जब वायु से चल के आ रही है, यहाँ ये किरण की दिशा है, इस प्रकार से ये किरण आ रही है तो इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था। इस प्रकार से ये किरण सीधी निकलनी चाहिए थी, लेकिन ये किरण सीधी नहीं निकलती है। यहाँ आप देख सकते हो जैसे ही किरण वायु से चल के कांच में प्रवेश करती है, वायु की तुलना में कांच है वो सघन माध्यम होने के कारण किरण का वेग कम होता है और किरण यहाँ अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अभिलंब की तरफ झुकती हुई ये कांच का जो फलक है CD तक पहुँचती है। जैसे ये यहाँ से बाहर निकलेगी, कांच से जब किरण वायु में जाएगी, कांच की तुलना में वायु है ये विरल माध्यम होने के कारण यहाँ किरण का वेग बढ़ता है और किरण यहाँ से इसको जाना तो इस प्रकार से चाहिए इधर, लेकिन ये ऐसे न जाके अभिलंब से दूर हटती हुई जाती है क्योंकि उसका वेग बढ़ जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो आपतित किरण है PO, यहाँ नाम लिखें PO है आपतित किरण। किसी सतह के ऊपर आपतित होने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। O डैश है या O डैश अपवर्तित किरण, तथा O डैश S यहाँ निर्गत किरण है, निर्गत किरण। तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो आपतित किरण और ये निर्गत किरण आपतित किरण के बिल्कुल समांतर निकल रही है। अर्थात यहाँ जब किरण वायु से कांच में प्रवेश की तो उसका वेग जितना कम हुआ था वो जितनी अभिलंब की तरफ झुकी थी, जैसे ही वो दूसरे फलक से कांच से वायु में प्रवेश करेगी तो उसका वेग वापस उतना ही बढ़ जाता है, तो ये उतनी ही अभिलंब से दूर हटती है। इस कारण आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर निकलती है। दूसरी बात, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इस कोण को कहा जाता है आपतन कोण। आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाए गए कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको कोण I से दर्शाते हैं, ये वाला कोण I। इसी प्रकार जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको अपवर्तन कोण कहा जाता है। अपवर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाए गए कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसे कोण R से दर्शाते हैं। अब यहाँ अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम ये है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे यहाँ से देखें दोबारा, ये पृथककारी पृष्ठ है, यहाँ ये किरण आपतित किरण और यहाँ ये अभिलंब खींच रखा है। किरण को ऐसे इस प्रकार से सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये सीधी न जाके अपने पथ से विचलित होती है। तो ये किरण हो गई ABC। यहाँ जो AB है ये आपतित किरण है, BC अपवर्तित किरण है और MN अभिलंब है। ये तीनों यहाँ एक ही तल में स्थित है। यह अपवर्तन का पहला नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण,
अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये अपवर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम देखें, आपतित किरण ने अभिलंब के साथ जो कोण बनाया है इस कोण को कहा जाता है आपतन कोण, और अपवर्तित किरण ने जो अभिलंब के साथ जो कोण बनाया है इसको अपवर्तन कोण कहते हैं। तो दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात हमेशा स्थिर होता है। तो इस नियम को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्थिरांक, यानी इनका मान हमेशा फिक्स होता है और इसको स्नेल का नियम कहा जाता है। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्थिरांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात यहाँ किरण जो कोण बना रही है और यहाँ अपवर्तन के बाद जो कोण बन रहा है, इन दोनों का अनुपात हमेशा फिक्स होता है। ये थे अपवर्तन के दो नियम जिनका हमने कांच की स्लेब से सत्यापन किया है कि तीनों एक ही तल में स्थित है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इसके अलावा हमने यहाँ अपवर्तन की परिभाषा देखी, अपवर्तन का क्या कारण होता है, इन सब की चर्चा हमने इस वीडियो में की है। हम चर्चा करेंगे लेंसों के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।